टाइटैनिक वो बेहद मशहूर जहाज जो 1912 में समंदर की गहराइयों में खो गया था, वो आज मिल चुका था। टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद जब उस शानदार जहाज के मलबे की खोज हुई तो टाइटैनिक हादसे में जिंदा बचे लोगों की ये बात भी सही साबित हो गई कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे। दोनों टुकड़ों के बीच का डिस्टेंस 600 मीटर तक था, यानी जहाज का मलबा बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था और इतने बड़े इलाके में अमेरिकन टीम अकेले खोज नहीं कर सकती थी। जहाज का मलबा मिल जाने के बाद अब ये कोशिश की जाने लगी कि उस जगह पर वापस जाकर टाइटैनिक के मलबे को करीब से देखा जाए। 1986 यानी मलबे की खोज के केवल 11 महीने बाद ओशनोग्राफर रॉबर्ट बैलर्ड सबमरीन एल्विन में सवार होकर उस विशाल जहाज के मलबे के पास लौटे। टाइटैनिक साइड के इस दूसरे एक्सपीडिशन में उन्हें एक नए रोबोट को आजमाने का मौका मिला जिसका नाम था जेसन जूनियर। ऐसा पहली बार हुआ था जब एक मैन सबमर्सिबल से किसी रोबोट को इतनी गहराई में भेजा गया हो। जेसन जूनियर मलबे के आसपास घूमता रहा और उसने कलर में वीडियो शूट किया जो कि बहुत ही कमाल का था। और इसी वीडियो को टीवी में देखकर टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमेरन प्रभावित हुए थे। जब लोगों ने टाइटैनिक का मलबा पहली बार देखा था तब उस पर काफी कुछ लटकता हुआ नजर आ रहा था जो कि करीब से देखने पर रस्टी आइसिकल्स की तरह लग रही थी। इसीलिए रॉबर्ट बैलर्ड ने उसका नाम रस्टिकल्स रख दिया। लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया था कि क्या वो अनजान सी दिखने वाली चीज रस्ट थी या उससे टाइटैनिक को बहुत ज्यादा खतरा था। इसे देखकर एक्सपर्ट हैरान थे और जब तक कुछ और जानकारी नहीं मिलती तब तक वो रस्टिकल्स रहस्य ही बने रहेंगे। अपने इस रिटर्न एक्सपीडिशन के दौरान एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। जब उन्होंने जहाज के आसपास पड़ी चीजों को देखा तो बैलर्ड को अंदाजा हुआ कि वहाँ छोटी छोटी कितनी सारी चीजें पड़ी थी। पर्सनल सामान समंदर के तल पर बिखरे पड़े थे। उन सामानों को देखकर अंदाजा होता था कि टाइटैनिक हादसे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। वहाँ मौजूद सामानों में इंसानों की पहचान बताने वाली सबसे अहम चीज अगर कोई है तो वो है इंसानों के जूते। टाइटैनिक के मलबे के आसपास बहुत सारे जूते पड़े थे। अगर आप में से कोई भी इंसान वहाँ जाकर ये सब देखेगा तो यकीनन वो इंसान इमोशनल जरूर हो जाएगा। रॉबर्ट बैलर्ड के सामने दूर दूर तक काफी सारी चीजें पड़ी थी। हजारों चीजें 2 किलोमीटर से भी कम दायरे में पड़ी थी। पैसेंजर्स की उन पर्सनल चीजों के बीच मशीन के भी बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे जो उस जहाज की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। उस दिल दहला देने वाले नजारे को देखने के बाद रॉबर्ट बैलर्ड ने कसम खाई कि उस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी याद में उस मलबे को प्रिजर्व करके रखेंगे। टाइटैनिक के उन आर्टिफैक्ट्स को बाहर लाने के खिलाफ काफी सारे कैंपेन्स चलाए गए। मलबे की खोज के 2 साल बाद एक फ्रेंच अमेरिकन टीम फिर से 2 महीने के एक एक्सपीडिशन पर चल पड़े। उनका मकसद ये था कि समंदर के तल पर पड़े टाइटैनिक की चीजों को बाहर लाना ताकि दुनिया को टाइटैनिक और उसके पैसेंजर्स के बारे में और जानकारी मिल सके। 1987 के इस डीप सी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के लिए अमेरिकन एल्विन के बजाय फ्रेंच नॉटिल को चुना गया क्योंकि एल्विन अमेरिकन नेवी का था और वो प्राइवेट एक्सपीडिशन पर नहीं जा सकता था। वो मशहूर पीली सबमरीन आज भी काम कर रही है और उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन है। आज तक नॉटिल ने टाइटैनिक पर रिकॉर्ड 119 डाइव्स किए हैं। उनमें से 9 डाइव्स के पायलट थे जेन पॉल जेस्टिनियानो। आर्टिफैक्ट्स को बाहर सतह पर लाने के लिए इस सबमरीन में कई अलग अलग टूल्स भी है जिनमें से एक है ग्रिपर आर्म्स। इसे गहरे समंदर का असली स्विस आर्मी नाइफ कहा जा सकता है। नॉटिल 6000 मीटर से भी ज्यादा की गहराई में जाकर काम कर सकता है। इन आर्म्स की मूवमेंट काफी बेसिक है। इन सब के अंदर लगी जॉयस्टिक्स की मदद से इसे ऊपर नीचे और अलग अलग एंगल्स में घुमाया जा सकता है। जिस तरह से रॉकेट पृथ्वी की ग्रेविटी को पार करने के लिए तैयार रहता है उसी तरह सबमरीन को भी समंदर की सतह तक खींचा जा सकता है। नॉटिल नाम की सबमरीन समंदर की ऊपरी सतह से टाइटैनिक के मलबे तक जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सिर्फ आधे क्यूबिक मीटर में बैठे 3 क्रू मेंबर्स अंधेरे में ही नीचे जाने लगे ताकि बैटरी की पावर बची रहे। नॉटिल 1 घंटे 15 मिनट बाद समंदर की सतह से 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचा और तब उसकी रफ्तार थी 1 मीटर पर सेकेंड। समंदर के तल पर पहुंचने के पहले सबमरीन ने अपनी रफ्तार कम की और पावरफुल सर्च लाइट्स ऑन कर दी। 32 डाइव्स में नॉटिल के बास्केट या भरी
बोझ उठाने लायक एलिवेटर की मदद से 1800 चीजों को ऊपर लाया गया। इतनी गहराई में इतना सब कुछ निकाल पाना इस एक्सपीडिशन की एक बड़ी कामयाबी थी। वहाँ कुछ ऐसी नाजुक चीजें भी पड़ी थी जिन्हें निकाल पाना पॉसिबल नहीं था, जैसे कि कांच के प्लेट्स। अगर वे उन्हें नॉर्मली उठाने या निकालने की कोशिश करते तो उन प्लेट्स पर 100 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर पड़ता, जिसके चलते वे सब टूट जाती। इसलिए उन्होंने एक सक्शन कप से एक ग्रास्पिंग टूल बनाया। उसके बाद एक एक करके उन नाजुक प्लेट्स को बहुत सावधानी से सक्शन कप से पकड़ लिया गया और उन्हें बास्केट में पहुंचा दिया गया। आई फ्रेमर ने अमेरिकन कंपनी RMS टाइटैनिक इंक के कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर टोटल 5800 आइटम्स जमा किए थे। सिर्फ उन्हीं के पास मलबे के आर्टिफैक्ट्स को बाहर लाने की इजाजत थी। उस बेशकीमती रेलिक्स के बाहर आ जाने के बाद टाइटैनिक एक बार फिर से लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। लास वेगास दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन में उस मशहूर जहाज के सारे आइकॉनिक आइटम्स को रखा गया। 1990 के दशक की शुरुआत में उन लोगों के बीच जंग तेज हो गई जो टाइटैनिक के आर्टिफैक्ट्स को बाहर लाना चाहते थे। पाउल हेनरी नार्जुलेट के मन में इस बात को लेकर कोई शक नहीं था कि वो रिकवरी मिशन टाइटैनिक के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। टाइटैनिक के एक अहम एक्सप्लोरर मानते हैं कि उसके हर बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स को बिल्कुल अलग तरीके से प्रिजर्व करना होगा। दुनिया भर के म्यूजियम्स में उन चीजों को रखने के लिए रेस्टोरेशन प्रोफेशनल्स एक एक नाजुक रेलिक्स की साफ सफाई करते हैं ताकि वे आइटम्स काफी हद तक ओरिजिनल स्टेट में नजर आ सके। हर मटेरियल के लिए एक अलग प्रोसेस होता है। गलत ट्रीटमेंट से मटेरियल के साथ रिएक्शन भी हो सकता है और तब उस चीज को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लेदर या पेपर से बने ऑर्गेनिक मटेरियल पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और उसके लिए एक खास रेस्टोरेशन प्रोसेस होता है। खुली हवा में वो आर्टिफैक्ट्स बहुत तेजी से खराब हो सकते हैं। इसके लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद टाइटैनिक के मलबे में मिले चीजों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। कई साल तक प्रोफेशनल्स टाइटैनिक आर्टिफैक्ट्स की साफ सफाई में जुटे रहे। कई आइटम्स को केमिकल बाथ में डुबोकर रखने के बाद उनका कंपोजिशन पता लगा। मेटेलिक पीसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी ने मदद की। आइटम्स को एक टब में रखकर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में डाला गया। उससे बनी छोटी हाइड्रोजन बबल्स ने उन आइटम्स पर जमी मिट्टी साफ कर दी। कोई और प्रोसेस उस आइटम को नुकसान पहुंचाए बिना ये काम नहीं कर सकती थी। 1996 में RMS टाइटैनिक इंक ने और आगे जाने की कोशिश शुरू कर दी। वे अब समंदर के अंदर से टाइटैनिक के मलबे के और बड़े, ज्यादा भारी और खास पीसेस को सतह पर लाना चाहते थे, लेकिन ये काम खतरों से खाली नहीं था और सबसे अनुभवी टाइटैनिक एक्सप्लोरर्स ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इतने डाइव्स के बीच डेब्रिस फील्ड से गुजरते समय पाउल हेनरी नार्जुलेट ने टाइटैनिक के हल का एक बहुत बड़ा पीस देखा और उसकी फोटो ली, साथ ही साथ उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बाद में उस पीस का माप भी लिया गया, जिसके बाद उसका नाम बिग पीस रखा गया। उस साइट पर इससे पहले कोई भी इतनी बड़ी चीज नहीं मिली थी जिसे बाहर सतह पर लाया गया हो। टीम ने करीब 20 टन वजनी उस पीस को केबल के जरिए ऊपर खींचने की कोशिश की, जिसके चलते इस रिकवरी मिशन पर लाखों डॉलर्स खर्च होने वाले थे। लेकिन उस समय मौसम साथ नहीं दे रहा था। हालात की वजह से कई टेक्निकल इश्यूज खड़े हुए और इक्विपमेंट्स खराब होने लगे। केबल्स टूट गए और कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। लेकिन नार्जुलेट हार मानने को तैयार नहीं थे। 2 साल बाद वे एक नए एक्सपीडिशन के साथ दोबारा कोशिश करने आए। इसके पहले किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को इस काम में कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार इस टीम को अपनी कामयाबी पर पूरा भरोसा था। इस बार टीम उस टाइटैनिक के पीस को बाहर लाने के लिए लिफ्ट वैग का यूज करने वाली थी, जो जहाज का डीजल फ्यूल भरने के काम आती थी और उन हर बैग में 20 टन फ्यूल आता था, जिसके बाद एक बैग को री अटैच कर दिया गया। सभी बैग्स को अटैच करने में टीम को 6 दिन लग गए। करीब 20 मिनट्स तक ऊपर चढ़ने के बाद टाइटैनिक का वो 20 टन वजनी पीस, जो कि हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में रहने वाला था, वो अब दुनिया की रोशनी में पहुंच गया था। यानी टाइटैनिक के उस पीस को बाहर निकाल लिया गया था। बाकी के आर्टिफैक्ट्स की तरह ही बिग पीस को भी ट्रीट करके रिस्टोर कर लिया गया। 2 साल तक टाइटैनिक के उस बड़े से पीस को इलेक्ट्रिफाइड पानी में रखकर केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया। 8 बाय 7 मीटर का वो टुकड़ा टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड से टूटा था। आज उस टुकड़े को लास वेगास म्यूजियम में रखा गया
गया है, जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।